दर्शकों, जय श्री राम। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित भोला शंकर शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय गजकेसरी योग है। बहुत से ज्योतिष प्रेमी गजकेसरी योग के विषय में अवश्य जानते होंगे, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम शुभ फलदायी राजयोग है। लगभग प्रत्येक 10वें जातक की कुंडली में यह योग पाया जाता है, किंतु इसका पूर्ण फल प्रत्येक जातक को नहीं मिल पाता। आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि यह उत्तम गजकेसरी योग आपकी कुंडली में किस प्रकार बनेगा। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में वर्णित श्लोक है, लग्नाद वेंदोर गुरौ केंद्रे सोमेर युक्ते अथवेक्षिते गजकेसरी योगोयम न नीचास्त रिपु स्थिते। अर्थात लग्न भाव से अथवा चंद्र स्थान से यदि केंद्र भाव में बृहस्पति हो 1, 4, 7, 10, इसको केंद्र भाव बोलते हैं, तो गजकेसरी योग होता है। इसी प्रकार सौम्य ग्रह बुध गुरु शुक्र की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर हो तो भी गजकेसरी योग होता है। इसमें कोई ग्रह नीचास्त रिपु स्थिते, नीच अस्त और रिपु स्थान यानी शत्रु स्थान में, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह गजकेसरी योग नहीं बनेगा। इस प्रकार दूसरा श्लोक जातक परिजात में वर्णित है, केंद्र स्थिते देव गुरौ मृगांगा द्योगस्त दाहुर गजकेसरीति दृष्टे सिताएन्दु सुतहि शशांके निचास्त हीनेर गजकेसरी सियात। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। शुक्र गुरु बुध की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर हो, कोई ग्रह नीच राशि में अस्त शत्रु राशि में न हो तो भी गजकेसरी योग होता है। केंद्र स्थिते देव गुरु मृगांक अर्थात चंद्रमा, देवगुरु माने बृहस्पति, मृगांकात योगः पंचमी विभक्ति तद आहुः गजकेसरीति। तद अर्थात उसको आहुः कहते हैं, गजकेसरी योग कहते हैं। दृष्टे सिताएन्दु सुतहि, सित बोलते हैं शुक्र को, इंदु सुतहि, इंदु अर्थात चंद्रमा, सुत मतलब पुत्र। चंद्रमा का पुत्र कौन है? बुध। शशांक के चंद्रमा को बोलते हैं। अर्थात शुक्र गुरु और बुध की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर हो तो भी गजकेसरी योग होता है। इसमें यह श्लोक लिखा है, नीचास्त हीनेर गजकेसरीति। नीच अस्त और हीन यानी नीच राशि में नहीं होना चाहिए, कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई ग्रह शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, अन्यथा गजकेसरी योग नहीं बनेगा। इस प्रकार दो श्लोकों के माध्यम से हमने आपको बताया है। अब हम आपको उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। गजकेसरी योग 3 प्रकार से बनता है। पहला चंद्र गुरु युति से, दूसरा चंद्रमा से केंद्र स्थान में बृहस्पति हो, तीसरा चंद्रमा पर गुरु शुक्र और बुध की पूर्ण दृष्टि हो तब गजकेसरी योग बनता है। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चंद्र गुरु युति, यदि चंद्र और बृहस्पति यानी चंद्र और गुरु केंद्र में हो या जन्मपत्री में एक ही राशि में युति कर रहे हों, एक ही स्थान पर एक ही भाव में विराजमान हो तब भी गजकेसरी योग बनता है। चंद्र गुरु पहले, चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर हो, त्रिकोण में हो, पंचम, 9वें स्थान में हो तो भी गजकेसरी योग बनता है। छठे, 8वें और 12वें स्थान पे होगा तो ये योग बनेगा, लेकिन बहुत ही कम इसका लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा अन्य स्थान पर भी गजकेसरी योग का लाभ मिलता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में हो, एक ही स्थान पर स्थित हों, एक ही भाव में हो तो प्रथम प्रकार का गजकेसरी योग बनता है। दूसरे प्रकार का गजकेसरी योग चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10। जैसे चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो बृहस्पति यहाँ पर हो, यानी 1, 2, 3, 4 बृहस्पति के चंद्रमा से चतुर्थ हो। अपने गुरु लिख देंगे, बृहस्पति और गुरु एक ही बात है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु हो गए,
सप्तम भाव में गुरु हो गए तब गज केसरी योग बनता है, दशम भाव में गुरु हो गए तब गज केसरी योग बनता है। मुख्य बात है कि केंद्र में होना चाहिए। चंद्रमा से सप्तम बृहस्पति है यानी केंद्र में बृहस्पति है, चंद्रमा में से दशम बृहस्पति यानी चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति है, तो भी गज केसरी योग बनेगा। ज्योतिष प्रेमियों, अब हम आपको बता देते हैं। कल्पना कीजिए चंद्रमा आपके तृतीय स्थान पर है, यहाँ चंद्र देवता हैं। अब इसमें गज केसरी योग कैसे निकालेंगे? तो अगर चंद्रमा से चौथे स्थान पे बृहस्पति हो, 1 2 3 4, अगर यहाँ पर बृहस्पति है तो गज केसरी योग बनता है, किंतु यह छठा स्थान है इसलिए गज केसरी योग का फल बहुत ही कम मिलेगा। चंद्रमा से सप्तम स्थान में गुरु है तो भी गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि त्रिकोण में गुरु आगे बहुत ही सुंदर गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा से दशम भाव में बृहस्पति है तो भी गज केसरी योग बनेगा, लेकिन 12वां भाग हो गया कुंडली का, इसलिए बहुत ही छठे 8वें 12वें भाव में बहुत ही कम फल मिलता है, न के बराबर ही फल मिलता है, इसलिए ज़्यादा फल नहीं मिलेगा, केवल चंद्रमा से सप्तम बृहस्पति में ही फल मिलेगा। आप कुछ हद तक समझ गए होंगे दूसरे प्रकार से चंद्रमा से जो बृहस्पति केंद्र में है किस प्रकार उसका फल मिलेगा। ये चंद्रमा यहाँ पर है तो इसे चतुर्थ भाव यहाँ हो गया, तो बृहस्पति यहाँ पर है तो भी फल मिलेगा। इस सप्तम स्थान यहाँ हो गया, बृहस्पति यहाँ पर है तो भी फल मिलेगा। इस दशम स्थान यहाँ पर है, अगर गुरु यहाँ पर हो गए तो भी इसको गज केसरी योग का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरा आपको बताते हैं, तीसरा प्रकार गज केसरी योग निकालने का तीसरा फार्मूला कैसा है। हमारे श्लोकों में लिखा हुआ है सीतायेन्दु सुतै ही, यानी शुक्र, गुरु और बुध चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से तो सप्तम भाव में रहकर ही देखा जाएगा, शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि होती है, किंतु गुरु की सप्तम के अलावा पंचम नवम दृष्टि भी होती है। कल्पना कीजिए यहाँ पे चंद्र देवता स्थित हैं या चंद्र देवता विराजमान है, तो शुक्र और बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम होगी, तो शुक्र और बुध, गुरु की भी सप्तम होती है, गुरु ये को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो तो शुक्र बुध यहाँ हो तो भी इनकी पूर्ण दृष्टि हो जाएगी। चंद्रमा अगर यहाँ पर स्थित हो तृतीय भाव में तो नवम भाव में शुक्र बुध हो तो ये भी पूर्ण दृष्टि से देखें। अपने सप्तम भाव से, अपनी राशि से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होगी। ये गुरु की भी पूर्ण दृष्टि 7वीं होती है। लेकिन अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, अगर चंद्रमा लग्न में विराजमान है, शुक्र बुध गुरु सप्तम में विराजमान है और उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं कि तीनों ही देखें। बुध अकेला ही अगर स्थित हो तो वो देख रहा हो, शुक्र भी अकेला स्थित हो वो भी देख रहा हो, गुरु भी अकेला स्थित हो वो देख रहा हो, इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से गज केसरी योग का बहुत ही शुभ फल मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, बृहस्पति की पंचम नवम दृष्टि भी होती है, गुरु यहाँ विराजमान है, यहाँ से चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ये नवम दृष्टि होगी। कैसे हुई बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बृहस्पति चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, नौवीं दृष्टि से। यदि बृहस्पति अगर यहाँ विराजमान है तो चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार शुक्र, गुरु और बुध की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो भी यह बहुत ही सुंदर गज केसरी योग बनता है। इसमें उदाहरण और समझा देते हैं। कल्पना कीजिए चंद्र यहाँ स्थित है, शुक्र यहाँ स्थित है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है, शुक्र दशम भाव में स्थित है। तो चंद्रमा से तो सप्तम हो गई शुक्र, 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो भी गज केसरी योग बन रहे। अगर यहाँ शुक्र नहीं हो, यहाँ केवल बुध हो तो बुध भी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तब भी यह गज केसरी योग बन रहा है।
इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि 3 प्रकार से गजकेसरी योग बनेगा। प्रथम किसी भाव में चंद्रगुरु युति से, दूसरा प्रकार का जो गजकेसरी योग है चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग बनेगा। तीसरे प्रकार का गजकेसरी योग कैसा है, यदि चंद्रमा को बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो गजकेसरी योग बनेगा, शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो गजकेसरी योग बनेगा, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हो तो भी गजकेसरी योग बनेगा। हाँ, इसमें शर्त है कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह शत्रु राशि में स्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा गजकेसरी योग माना नहीं जाएगा, वह गजकेसरी योग नहीं होगा। प्रिय ज्योतिष मित्रों, अब हम आपको आपकी हस्तरेखा में गजकेसरी योग कैसे बनता है वो बताएंगे। ये आप अच्छे से देख लीजिए। यह बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है। ये हृदय रेखा है, ये संतान रेखा, विवाह रेखा बोल सकते हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है ये मस्तिष्क रेखा है। ये चंद्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये बृहस्पति पर्वत है। सभी पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल गजकेसरी योग पर ही चर्चा करेंगे। इसमें कौन से पर्वत का किस रेखा के माध्यम से कौन से पर्वत से संबंध होगा वो हम चर्चा करेंगे। यदि आपके हस्तरेखा में, आपके हथेली में बृहस्पति पर्वत उन्नत हो, ये आपके बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति की अंगुली के नीचे जो उभरा हुआ उठा हुआ क्षेत्र होता है वो बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। ये आपका बृहस्पति पर्वत है, ये बहुत ही उभरा हुआ है। दूसरा, आपके हथेली के मणिबंध में शुक्र पर्वत के सामने चंद्र पर्वत होता है। ये चंद्र पर्वत बहुत ही उभरा हुआ होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। इसमें से एक रेखा, चाहे वो भाग्य रेखा के माध्यम से या आयु रेखा के माध्यम से या आयु रेखा के साथ आयु रेखा के समांतर चलती हुई बृहस्पति पर्वत तक कोई रेखा जाती है तो ये बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग होता है। दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं, चंद्र पर्वत से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है तो ये बहुत ही सुंदर योग होता है। इसमें शर्त है चंद्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत उभरे होने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए। इसमें चंद्र पर्वत पे कोई भी कट की रेखाएं या बहुत अधिक रेखाएं नहीं होनी चाहिए। चंद्र पर्वत नीचा नहीं होना चाहिए। चंद्र पर्वत पर तिल भी अशुभ होता है। चंद्र पर्वत पर कोई और अशुभ चिन्ह नहीं होने चाहिए। विस्तृत रूप से हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, किंतु अभी हम गजकेसरी योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चंद्र पर्वत आपका निर्दोष होना चाहिए। बृहस्पति और चंद्रमा का रेखा के माध्यम से मिलन हो रहा हो तो यह बहुत ही सुंदर गजकेसरी योग होता है। इसी प्रकार यदि शुक्र पर्वत आपका उन्नत है, बहुत उठा हुआ है, शुक्र पर्वत पर कोई दोष नहीं है, चंद्र पर्वत भी आपका उन्नत है, शुक्र पर्वत से कोई भी रेखाएं चंद्र पर्वत पर आ रही हों, यह भी बहुत सुंदर प्रकार का राजयोग भी होता है और गजकेसरी योग भी होता है। गजकेसरी योग बहुत ही सुंदर राजयोग होता है। गजकेसरी योग वाले जातक हर कार्य में सफल होते हैं। इसका जो शुभ फल है श्लोक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार ये बुध पर्वत है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा बुध पर्वत की तरफ जा रही है और बुध पर्वत भी उन्नत हो तो भी यह गजकेसरी योग बनता है। हथेली के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि गजकेसरी योग कैसे बनता है। इसी प्रकार हम आपको गजकेसरी योग का शुभ फल बताते हैं। फल दीपिका में वर्णित है, केस रीव रिपुवर्ग निहंता प्रौढ़ वाक सदसी राजस्वृति दीर्घ जीव्यति यशः पटु बुद्धिस तेजसा जयति केसरी योगे। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। गजकेसरी योग में उत्पन्न जातक सिंह के समान शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। वह गंभीर, उत्तम वक्ता, राजस्वृति संपन्न, दीर्घजीवी, महान यशस्वी होता है। अपनी बुद्धि और कौशल
तथा तेजस्विता के बल पर जय और विजय प्राप्त करता है। प्रत्येक जगह उसकी जय जयकार होती है, मान सम्मान होता है, शत्रुओं के लिए वो काल के समान होता है। पट्टु बुद्धि तेजसा, बहुत तेज दिमाग होता है उसका। दीर्घ जीव्यति यशः, वह दीर्घ जीवी होता है, उसको यश की प्राप्ति होती है सदैव। बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है। जातक परिजात में भी एक सुंदर श्लोक लिखा है, आपको बताते हैं। गज केसरी संजात तेजस्वी धन धान्यवान, मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। गज केसरी योग में उत्पन्न जातक तेजस्वी, धनी, मेधावी, राजा का प्रिय व सर्वगुण संपन्न होता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने जातक की कुंडली में व हस्तरेखा में गजकेसरी योग बनने के सूत्र और उसका शुभ फल बहुत ही सरल सुंदर तरीके से बताया है। यह शुभ फल आपको चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि ग्रहों के अंश, बल, राशि, नक्षत्र, उन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ दृष्टि, ग्रहों की युति, ग्रहों का उदय अस्त होना, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों का नीच अवस्था, वक्री, नीच भंग, ग्रहों के वर्गोत्तम नवांश की स्थिति और ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के अनुसार फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, हमने आपको श्लोक के माध्यम से गजकेसरी योग का बहुत ही सुंदर तरीका बताया है। आप भी अपनी जन्मपत्री में स्वयं गजकेसरी योग का शुभ फल देख सकते हैं और अपने हस्तरेखा में भी देख सकते हैं। यदि आपको गजकेसरी योग से संबंधित कोई प्रश्न हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय जय श्री राम।